मित्रों नमस्कार। आप सभी का देवप्रयागम आईएएस की इस कमांड बैच की क्लास में स्वागत है। और आप देख रहे हैं कमांड बैच जो सिविल सेवा के लिए समर्पित है। और इस बैच में आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी सहित सभी परीक्षाओं के लिए एक बेहतरीन क्लास की कंटिन्यूटी को आप कमांड बैच के साथ बनाएंगे। मित्रों, आप पिछली क्लास में देख चुके हैं भारत में संवैधानिक विकास की पूरी रूपरेखा हम लोग देखे और विगत सालों में पूछे गए प्रश्नों पर जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया है। और अब हम लोगों की जो क्लास आगे बढ़ी है उस कारवा में आप देखोगे कि हम लोग संविधान निर्माण करने चल रहे हैं। और संविधान निर्माण में अब संविधान सभा का गठन कैसे हो रहा है। मित्रों, जानते हैं कि संविधान सभा अपने आप में क्या होती है? एक ऐसी लोकतांत्रिक संस्था होती है इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हुआ क्या कि कॉमनवेल्थ बिल आ गया था। कॉमनवेल्थ बिल में पहली बार ब्रिटिश सरकार के सामने औपचारिक तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रख दिया गया था कि कैसे संविधान निर्माण के लिए हमें संविधान सभा की आवश्यकता है। अर्थात संविधान सभा की यही आवश्यकताएं क्या की संविधान सभा की इसी आवश्यकताओं ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और भारत में एक नए संविधान निर्माण के लिए नेहरू समिति जैसी संस्था का गठन आगे आता है। आप जानते हैं कि 1927 में साइमन आयोग आता है। साइमन आयोग का भरपूर विरोध होता है और उसके बाद फिर कांग्रेस कार्य समिति और सर्वदलीय बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक में बर्कले हेड के उस चैलेंज को भारतीयों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसमें कहा गया था कि अगर भारतीयों में दम है तो भारतीय अपना संविधान बनाकर दिखाएं। और भारतीय जानते हैं चैलेंज तो स्वीकार करना जानते हैं, और भारतीयों ने चैलेंज स्वीकार कर लिया बर्कले हेड का, जो उसमें भारत सचिव हुआ करता था। भारत सचिव के इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए सर्वदलीय बैठक होती है 1928 में। और इस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सहित विभिन्न, सबसे बड़ी बात यही थी कि 1928 में जब इसका गठन होता है तो ये सर्वदलीय होती है। ये सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि ये सर्वदलीय होती है और सभी भारत के सभी राजनीतिक दल क्या होते हैं इसमें इकट्ठा होकर के और एक मिनी संविधान निर्माण करने का प्रयास करते हैं। ये उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए हम भविष्य के लिए तैयार हो गए हैं और भविष्य में हम संविधान निर्माण ही नहीं करेंगे, अब हम सरकार भी चलाएंगे, अपनी सरकार अपने से चलाएंगे। इस बात के लिए जो है संविधान निर्माण किया जाता है। तो सर्वदलीय समिति होती है 1928 में गठित हुई और इस सर्वदलीय समिति में इस बात पर बल दिया गया कि सभी के बीच एक सहमति बनाई जाए और सहमति बनाते हुए एक ऐसा संविधान बनाया जाए, एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए जिस पर वह सभी मुद्दे, वह सभी विषय शामिल हो जिसकी उसमें तत्कालीन आवश्यकता थी। तो मित्रों, इसके लिए क्या हुआ, इस समिति में जो सर्वदलीय समिति थी इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। पंडित मोतीलाल नेहरू सचिव, इसके सचिव कौन हुए, एक बार प्रश्न पूछा गया है। सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके सचिव थे। और अब सदस्यों की बात करें तो अगर सदस्य की बात आप करते हैं तो देखिए ये तो सब कांग्रेस के थे। कांग्रेस के इसमें 3 लोग शामिल थे, अध्यक्ष, सचिव और सदस्य में आपके थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थी अध्यक्ष हुए, सचिव हो गए और आपके सदस्य हो गए। 3 सदस्य कौन से थे, ये 3 कांग्रेस के थे।
इसके अलावा मुस्लिम लीग के भी इसमें सदस्य थे, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग क्या थी, उसमें मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी होती थी और मुस्लिम लीग के इसमें 2 सदस्य थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के यही यही प्रश्न नहीं पूछा गया है, मुस्लिम लीग के कौन कौन सदस्य थे और कितने सदस्य थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ठीक है, तो मुस्लिम लीग के इसमें 2 लोग थे, सर अली इमाम थे और सर इमाम और सर कुरैशी। और सर सैयद कुरैशी थे। ये मुस्लिम लीग के थे। तो 3 हो गए कांग्रेस से, 2 हो गए मुस्लिम लीग से थे और हिंदू महासभा से 2 थे। हिंदू महासभा से दो सदस्य हिंदू महासभा से थे। मतलब आप देखें इन सभी का कैसे प्रतिनिधित्व इसमें था। ठीक है, तो M.R. जयकर और M.S. आणे, M.R. जयकर और M.S. आणे। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए आप ऐसे याद रखिएगा, हिंदू महासभा के थे जयकर और आणे। ठीक है, ये हिंदू महासभा से हो 2 2 4 3 7 सदस्य हो गए। इसके अलावा थे लेबर यूनियन के थे, M.N. जोशी थे। लेबर यूनियन से M.N. जोशी साहब थे। ठीक है, इसके अलावा आपके थे तेज बहादुर सप्री थे, उदारवादी पार्टी थे। उदारवादी पार्टी से थे तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, टीवी सप्रू थे हरिजन पार्टी से। हरिजन पार्टी से थे। तो ये प्रश्न इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न वैसे तो इतिहास का विषय है, ये हमें यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिलहाल इसलिए बता देते हैं क्योंकि एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सरदार हरिजन ये थे GR प्रधान थे, हरिजन पार्टी से GR प्रधान थे। ठीक है, तो इस तरीके से मुस्लिम लीग सहित सभी का इसमें समर्थन था और इसकी रिपोर्ट आती है अगस्त 1928 में रिपोर्ट आती है और इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। यही नेहरू रिपोर्ट क्या होती है, यही नेहरू रिपोर्ट होती है, भारत का मिनी संविधान होता है। भारत का मिनी संविधान इसको कहा जाता है। भारत का मिनी संविधान सबसे पहले भारतीयों ने तैयार किया था। सबसे पहले भारतीयों ने तैयार किया। सबसे पहले भारतीयों द्वारा बनाया गया मिनी संविधान कौन सा था, ये था आपका नेहरू रिपोर्ट था। और नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले भारतीयों ने अपना संविधान बना करके दिखा दिया था कि हम किसी भी स्थिति में किसी भी सरकार का नेतृत्व करने के लिए, किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। अब आप हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं, तत्काल आप जाइए और हमें हमारी व्यवस्था को अपने से बनाने की स्थिति दीजिए। अब ये स्थिति तैयार हो चुकी थी और इसी स्थिति को हम देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया था। इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो वो सारी चीजें आई जो बाद में भारत के संविधान में शामिल होती हैं,
वो सारी चीजें इसमें आ चुकी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था पॉइंट। ठीक है। बाद में इसे कहा गया था कि एक औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए। एक स्वराज की बात कही गई थी, एक स्वराज दिया जाए। हालांकि ये औपनिवेशिक स्वराज की बात थी, हमारा अपना स्वराज रहेगा। ठीक है। प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया जाए। प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही थी, प्रांतीय स्वतंत्रता दी जाए, प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए। संसदीय शासन प्रणाली की बात कही गई थी, संसदीय शासन प्रणाली अपनाया जाए। संघात्मक व्यवस्था की बात कही गई थी कि भारत को एक संघात्मक व्यवस्था प्रदान किया जाए, इसकी बात कही गई थी। ठीक है। साथ ही साथ मूल अधिकारों की बात कही गई थी। कहा गया था मौलिक अधिकार हमें दिए जाएं। मौलिक अधिकार की बात कही गई थी। साथ ही साथ एक उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात कही गई। कई ऐसी बातें थी इसमें नेहरू रिपोर्ट में जो ये क्या हुए, जो भारत के संविधान का आधार बनते हैं, भारत के संविधान का मूल बनते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो देशी रियासतें हैं उनको केंद्र के अधीन लाया जाए और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए। इसमें कई बातें थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए, और इसी पर क्या हुआ था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करने की बात हुई थी। और इसी पर थोड़ा सा मतभेद हो गया था, किससे, थोड़ा सा मतभेद पैदा हो गया था किससे, मुस्लिम लीग के साथ। लेकिन फिर भी ये वास्तव में एक बेहतरीन प्रयास था जो नेहरू रिपोर्ट में लागू किया जाता है, और ये भारत का पहला मिली संविधान था जिसे भारतीयों ने तैयार किया था। ठीक है मित्रों, तो ये भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में नेहरू रिपोर्ट क्या है, एक मील का पत्थर है जिसने भारतीयों द्वारा निर्मित किए गए एक संविधान को इस रूप में प्रस्तुत किया। अब एहसास होना था किसको, अंग्रेजों को, कि हाँ भारतीय किसी से कम नहीं है और भारतीय पूरे सिस्टम को चलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब भारतीयों को कोई रोकने वाला नहीं रह गया है। चलिए, बहुत अच्छा रहा। इसके बाद देखते हैं, अब आप देखते हैं कि जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करने की बात कही गई थी, इसीलिए क्या किया, ये रिपोर्ट थोड़ी सी विवादित हो गई। और इस रिपोर्ट में यद्यप मुस्लिम लीग के लोग शामिल हुए थे, लेकिन जिन्ना ने इसका विरोध किया, और इसी के विरोध स्वरूप क्या होता है, 14 सूत्रीय फार्मूला जारी कर दिया जाता है। और ये अंग्रेजों की चाल थी, और इसमें क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट को ही नेहरू समिति और नेहरू रिपोर्ट को विवादित करा दिया गया, जिससे कि इसकी सिफारिशों को लागू न किया जा सके, इसकी सिफारिशों को स्वीकार ही न किया जा सके। ये कहा गया कि अब ये सरकार और शासन में ये बात पहुंचा दी गई कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, किसी भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम लीग के विरोध के फलस्वरूप पाई जा रही है, और यही इसके अप्रासंगिक होने का कारण भी था। लेकिन फिर भी इसने क्या किया, एक अमिट छाप छोड़ी थी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। आगे इसमें एक सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। ठीक है। 1937-38 में सर्वदलीय बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक होती है, और उस बैठक में सर्वदलीय बैठक में पहली बार क्या किया गया, एम.एन. जोशी ने स्पष्ट रूप से औपचारिक मंच से भारत के लिए एक संविधान सभा के निर्माण करने की बात स्वीकार कर ली गई। ये बहुत बड़ी बात थी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि एम.एन. राय द्वारा, इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी कि एम.एन. राय द्वारा स्पष्ट रूप से इसकी मांग की गई, इनके द्वारा स्पष्ट रूप से मांग कर दी गई थी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए।
सभा हो और इसके द्वारा निर्मित क्या हो, भारत का अपना संविधान। एम.एन. राय द्वारा की गई ये मांग अपने आप में क्या थी, बड़ी महत्वपूर्ण थी और इसका बड़ा दूरगामी परिणाम होता है। ठीक है, तो इसको पॉइंट आउट कर लीजिए कि एम.एन. राय ने सबसे पहले क्या किया था, संविधान सभा का विचार दिया, स्वतंत्र रूप से विचार दिया और इसे मूर्त रूप देने के लिए 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन करवाया जाता है, जहां पर इस मांग को वास्तविक रूप में दोहराया गया। ठीक है, और उन्नीस में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। अब आता है क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अब आता है क्रिप्स मिशन 1942। पहली बार अंग्रेजों के सामने भारत में संविधान सभा की एक स्पष्ट मांग रखी जाती है और इस स्पष्ट मांग में क्या होता है, इसके प्रस्ताव को हालांकि स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ठीक है, तो ये था आपका क्रिप्स मिशन, जिसमें अंग्रेजों के समक्ष स्पष्ट मांग की गई। भारत में ये कहा गया कि संविधान सभा किसकी होनी चाहिए, भारतीयों की होनी चाहिए। संविधान सभा हो किसकी हो, भारतीयों की हो। संविधान सभा किसकी होनी चाहिए, भारतीयों की होनी चाहिए। जहां पर भारतीय क्या करें, अपना संविधान बनाए गए थे, लेकिन इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया। तो फिर वो प्रस्ताव कौन सा था जिसमें संविधान सभा के गठन करने और संविधान निर्माण करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, वो था आपका कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन 1946 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी पर प्रश्न कई बार पूछे गए आपसे। ठीक है, आते हैं कैबिनेट मिशन। उन्नीस सौ छियालीस कैबिनेट मिशन 1946 इस दिशा में क्या रही है, अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आते हैं देखते हैं कैबिनेट मिशन में क्या क्या हुआ। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है। लेबर पार्टी आ जाती है और लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री होते हैं। ये भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे। ये भारत की स्वतंत्रता की समर्थक रही है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है, वहां चुनाव होता है, वहां लेबर पार्टी सत्ता में आ जाती है और लॉर्ड एटली
क्या होते हैं, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की स्वतंत्रता की ये समर्थन करती रही। आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल बिल जब पेश किया गया था वो भी इसी लेबर पार्टी ने ही किया था। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इसने मार्च 1946 में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। मार्च 1946 में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसके जो सदस्य थे, कैबिनेट के सदस्य थे, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया। और इसमें एक अध्यक्ष थे और एक सदस्य थे और दूसरे सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। उस समय भारत सचिव थे। ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस थे, इनको भारत सचिव बनाया गया था। और 2 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये ब्रिटेन के व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक थे अलेक्जेंडर थे। ठीक है, एक थे एबी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना प्रमुख थे। ठीक है, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर थे, नौसेना प्रमुख थे, भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। अब आप देख लीजिए, ये है कैबिनेट मिशन। और इस पर प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है, लेबर पार्टी की सरकार आती है, लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत की स्वतंत्रता की ये समर्थक पार्टी थी। मार्च 1946 में जब ये सत्ता में आ जाती है तो मार्च 1946 में 3 सदस्य कमेटी बनाती है। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। और ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस साहब थे। दूसरे एक जो सदस्य थे, एक सदस्य नंबर 1 और सदस्य नंबर 2 थे। एक सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये वही क्रिप्स थे जिनके अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था और वो असफल होकर के चला गया था। और उन्होंने भी भारत में इसकी मांग नहीं की थी। दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर थे जो कि तत्कालीन नौसेना के ब्रिटिश नौसेना के प्रमुख हुआ करते थे। ये तीनों सदस्य आते हैं और कैबिनेट मिशन एक मिशन के तहत आते हैं। क्योंकि कैबिनेट के सदस्य थे इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। बड़ा ही सफल मिशन रहा। 1946 में मिशन आता है और इसी के द्वारा भारत में संविधान निर्माण प्रक्रिया के लिए अपनी सिफारिश दी जाती है। आते हैं देखते हैं उसकी सिफारिश में क्या क्या था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी सिफारिशें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी सिफारिशें क्या रही, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि भारत में क्या हो, भारत में एक सरकार का गठन। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए।
इसकी सिफारिश में एक अंतरिम सरकार के गठन करने की सिफारिश की गई। एक अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। और आप जानते हैं कि 2 सितंबर 1946 को इस सरकार गठित अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वायसराय होते हैं, और जिसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था बाद में, हालांकि बाद में फिर इसमें शामिल होते हैं, लेकिन उन्होंने इसका पूर्व में विरोध किया था और स्वयं के नेतृत्व की बात कर रहे थे। दूसरा इनकी महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि भारत के लिए एक संविधान हो, और इस संविधान की रचना कौन करे? इसकी रचना करने के लिए एक संविधान सभा का गठन हो। तो महत्वपूर्ण सिफारिश यही थी कि क्या हो? एक संविधान सभा का गठन हो, क्योंकि हम लोगों का संबंध तो इसी से है। ठीक है, ये जो संविधान सभा हो कैसी हो? निर्वाचित संविधान सभा हो। निर्वाचन कैसा हो? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो। जो प्रांतीय जो असेंबली है, जो प्रांतीय विधानमंडल थे, प्रांतीय विधायिका थी, उसके 10 लाख की जनसंख्या पर, उसके आधार पर 10 लाख पर जो प्रतिनिधित्व करते, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य कहाँ हूं? संविधान सभा में हूं। कई बार प्रश्न पूछा गया, आप जानते हैं, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के होने का निर्धारण इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसी होगी? प्रतिनिधि होगी। ठीक है, अर्थात सीटों का आवंटन कैसे होगा? जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है, और इसमें सभी प्रांत और सभी जनसंख्या के लोग इसमें शामिल हो। इसमें कहा गया कि जो 10 लाख की जनसंख्या पर हो, अब इस जनसंख्या में प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व हो, प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है, और ठीक है, प्रत्येक समुदाय के लोग इसमें शामिल हो, प्रत्येक क्षेत्र के लोग शामिल हो, और इस तरीके से क्या हो जाएगी? इस तरीके से ये प्रतिनिधि मूलक बन जाएगी। इस तरीके से क्या बन जाएगी? ये प्रतिनिधि मूलक हो जाएगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य हो, सारे विधानमंडलों में, सारे विधानसभाओं में। ठीक है, और वहां पर ये क्या हो? प्रतिनिधि मूलक हो, जिसमें सभी के एक एक सदस्य अपने अपने प्रत्येक समुदाय के, प्रत्येक क्षेत्र के होने चाहिए, जिससे कि इसके प्रतिनिधित्व सभी का इसमें एक समान हो। ठीक है, हालांकि इसमें 3 भागों में इसको बांटा गया। ठीक है, ये संविधान सभा जो होगी, कहा गया कि 3 भागों में बांटा गया। एक क्या होंगे? एक सामान्य वर्ग के लोग होंगे। एक को कहा गया सामान्य वर्ग के लोग होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है,
अब कुल मिलाकर के कितने लोग होंगे? 389 सदस्य होंगे इसमें। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे, और इस तरीके से कुल मिलाकर कितने सदस्य होंगे? 389, 389, ठीक है, 389 सदस्य होंगे। अब इसमें कुल 389 में से प्रांतों के होंगे, देशी रियासतों के होंगे, चीफ कमिश्नर के होंगे, सभी के होंगे इसमें, ठीक है, सभी प्रांतों की इसमें बातें कही गई थी। सामान्य वर्ग होगा, मुस्लिम लीग होगी, और सिख समुदाय होगा। सिख समुदाय कहाँ होगा? बिल्कुल पंजाब के लिए होगा, ठीक है। तो सामान्य वर्ग होगा, मुस्लिम लीग होगी, सिख समुदाय के लोग होंगे, और इस तरीके से इसमें 389 सदस्यों में इनको सबको शामिल होने की बात कही जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सभी जो वर्ग थे, ठीक है, इन सभी वर्गों में से कहा जाएगा कि एक ब्रिटिश प्रांत होगा, चीफ, ठीक है, कौन कौन होंगे? ब्रिटिश प्रांत होंगे, चीफ कमिश्नर प्रांत होंगे, ठीक है, और फिर आपके देशी रियासतें होंगी, ठीक है। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ब्रिटिश प्रांत होंगे, 389 सदस्यों में 3 वर्ग बनाया गया, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख समुदाय वर्ग बनाया गया, और 3 प्रांत बनाए गए। ब्रिटिश प्रांत होंगे, चीफ कमिश्नर प्रांत होंगे, ठीक है, और फिर आपकी कौन होगी? रियासतें होंगी, ठीक है। अब ये कितने होंगे? 292 सदस्य होंगे, और 4 होंगे कहाँ से? चीफ कमिश्नर प्रांत से होंगे, और ब्रिटिश प्रांत से कितने होंगे? 292 सदस्य होंगे, ठीक है। तो 292 और 4 296, और 93 सदस्य होंगे कहाँ से? देशी रियासतों से होंगे। तो इस तरीके से कितने हो गए? 4 3 7 2 9 हो गए, ठीक है, और ये हो गए 389 सदस्य हो गए। इसको पॉइंट कर लीजिए। 292 सदस्य कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। चीफ कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्य थे, और देशी रियासतों से कितने थे? 93 सदस्य थे। और इस तरीके से इन सदस्यों को संविधान सभा में शामिल कर लिया जाता है, और इसके लिए चुनाव होता है जुलाई 1946 में ये चुनाव लाया जाता है, ठीक है। जुलाई 1946 में ये चुनाव करा ही दिया जाता है, मानते नहीं अंग्रेज, ठीक है। अब देखिए, इसको नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि अच्छा, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, जो सामान्य वर्ग है, इसी सामान्य वर्ग में, ठीक है, महिलाएं, दलित और अनुसूचित जात इसी में शामिल था। सामान्य वर्ग में ही दलित भी था, प्लस महिलाएं भी थी, ये सब इसी में शामिल थी। आगे आते हैं। अब देखिए, अब जो प्रांतों का जो चुनाव होता है उसमें देखिए, इसमें जो आपका संयुक्त प्रांत था,
उसको आप यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रोल इसमें था, कांग्रेस को इसमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। और सबसे अधिक सदस्य कहाँ थे? सबसे अधिक सदस्य कहाँ के थे? संयुक्त प्रांत के थे। संयुक्त प्रांत के कुल कितने थे? 55 सदस्य थे। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और अगर पूछा है तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक मैक्सिमम सदस्य लिए गए थे, जो कहाँ के थे? जो आपके संयुक्त प्रांत के थे। मित्रों, आप देख रहे हैं कमांड बैच, और इस कमांड बैच को आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ आप हमारे बैच में देखिए। बैच में आपको ये सारी चीज़ें का PDF नोट्स मिलेगा, जो चीज़ें बताई जा रही हैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको। तो आप अब इसको बिल्कुल आपको इंतजार नहीं करना है, और आप तत्काल देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड करके और हमारे इस कमांड बैच के साथ आप जुड़कर, ऐसा लगेगा जैसे कि आप कक्षा में ही बैठे हुए हैं। आप ऑफलाइन की क्लासेस लेकर हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज में आप ऑफलाइन क्लास का पूरा आनंद ले सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ, कमांड बैच के साथ। तो क्लियर हो गया। सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया, सबसे अधिक संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत के थे? सबसे अधिक कहाँ के थे? संयुक्त प्रांत के थे। कुल मिलाकर के 55 सदस्य थे। इसके बाद फिर नंबर आता है मद्रास और बिहार का नंबर आता है। इसके बाद फिर नंबर आता है मद्रास का नंबर आता है। ठीक है, मद्रास प्रांत में भी जो सदस्यों की संख्या थी, वो दूसरी सबसे अधिक सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, और इसमें कुल कितने थे? 49 सदस्य। इसके बाद फिर बिहार की आती है। आप जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, उसमें कुल कितने सदस्य थे? 36 सदस्य थे, 36 सदस्य थे। तो संयुक्त प्रांत, मद्रास, बिहार, ठीक है, उसके बाद फिर आपका मुंबई आता है और पश्चिम बंगाल आता है। मुंबई और बंगाल होता है, आप ऐसा कह लो, बंगाल होता है। ठीक है, तो बंबई होता है और बंगाल होता है। बंबई के कुल 21 सदस्य थे, बंबई के कुल 21 सदस्य थे, और बंगाल के कुल कितने थे? 19 सदस्य थे। ऐसे ही अलग अलग प्रांतों के थे। मैसूर के 7 थे, त्रावणकोर के 4 थे। ठीक है, पश्चिमी भारत के 4 थे, बड़ौदा के 3 थे, जयपुर के 3 थे। ठीक है, एक ऐसी रियासत थी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत की कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो संविधान सभा में हैदराबाद रियासत का प्रतिनिधित्व नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, अब देखेंगे सबसे अधिक किसको सीटें मिली थी। अगर हम पार्टी के आधार पर देखें तो सबसे अधिक सीटें किसको मिली थी संविधान सभा में? कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। अगर हम दलगत स्वरूप देखते हैं संविधान सभा में, तो कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस को 208 मिली थी, और मुस्लिम लीग को कुल 73 मिली थी। ये दोनों सबसे बड़े दल थे, ये पूछा भी गया है। ठीक है, इसके अलावा संघवादी पार्टी को 8 थी, कृषक पार्टी को 1 थी, सिख कांग्रेस पार्टी को 1 थी, समाजवादी पार्टी को 1 थी, निर्दलीय कुल 8 थे। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं कि ठीक है, संविधान सभा में लगभग सभी दलों का, अगर देखें तो लगभग सभी दलों का इसमें प्रतिनिधित्व था। ठीक है, महिलाएं कितनी थी? महिलाएं कुल 15 थी, कुल 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल हुई थी। इसी प्रकार से SC और ST के सदस्य थे। ठीक है, अगर आप देखें तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी।
ठीक है। और एससी की कितनी थी, एससी कितने थे, 33 या 28। एनसीईआरटी में 28 लिखा हुआ है और उसे 33 थे। एनसीईआरटी में 28 सदस्य लिखा हुआ है, जबकि सामान्य किताबों में 33 सदस्यों का था। जबकि एसटी के कुल कितने थे, ठीक है, जबकि एसटी के कुल 5 सदस्य थे। तो एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व भी इसमें था। तो लगभग सभी का इसमें प्रतिनिधित्व था। और आप जानते हैं कि संविधान सभा में नेहरू जी शामिल नहीं हुए थे, वो सॉरी, संविधान सभा में कौन नहीं शामिल हुआ था, गांधी जी शामिल नहीं हुए थे और जिन्ना शामिल नहीं हुए थे, दोनों लोग इसमें शामिल नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पहले चुनाव हुआ था वो था बंगाल से था। जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो फिर ये मुंबई प्रांत से संविधान सभा में सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने देख लिया संविधान सभा का गठन हो जाता है। और अब देखेंगे संविधान सभा की बैठकें कैसे कैसे होती हैं, तो हम लोग बैठकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर देखते हैं। आप बने रहिए हमारे कमांड बैच के साथ। कमांड बैच की क्लास अब आपको यूट्यूब चैनल पर तो मिल ही रही है, लेकिन आपको संपूर्ण क्लास प्राप्त करने के लिए आप हमारे देवप्रयागम आईएएस के इस कमांड बैच कार्यक्रम के साथ जुड़ें, जहां पर आपको सिस्टमेटिक सारी क्लास, इसके नोट्स, सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते रहेंगे मित्रों। तो आज की क्लास यहीं तक पूरी होती है।